हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बड़े ही दुखी मन से मैं कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा में स्टेट उपाध्यक्ष के पद से मैं आज मुक्त होती हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और मेरे पास अभी मेरे सामने त्याग पत्र है। सभी दायित्वों से आज मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। पिछले दिनों यहाँ जब टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर आप सबने देखा कि टिकट बंटवारा ऐसा हुआ जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए, मैं कहूँगी कि जब रिजल्ट आएगा, जब सब लोग देखेंगे कि ये कलंक से कम नहीं। हम बिल्कुल उम्मीद ये नहीं करते। 2019 के कांग्रेस पार्टी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, इसके राष्ट्रवाद के एजेंडे, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को से आकर्षित होकर उसके प्रेरणा लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी में आई। मुझे लगा था कि युवा की, किसान की, महिला की बात करने वाली पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं की, जिसकी कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी उसके कार्यकर्ता हैं। हर भाषण में मैं बड़ा सुनती थी। मेरे अंदर ये था कि कहीं न कहीं जो खामियां मैं अपनी कांग्रेस पार्टी में, उसमें भी आप जानते हैं 20 वर्ष तक लगातार वहाँ काम किया। तीसरा मेरा एक कार्यकाल है पार्षद के नाते, तो 15 वर्षों से लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने ये देखा था कि कांग्रेस पार्टी में जो खामियां हैं, जहां परिवारवाद की बातें होती हैं, और हमें भी बड़ी निराशा हुई थी कि उस पार्टी में कहीं न कहीं काम करने वाले की अनदेखी मैंने पाई थी। तो मुझे ये लगा कि ये वो पार्टी है जिसका मैं सही चयन करने जा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी। मैंने जितना काम कांग्रेस में किया उससे 21 भारतीय जनता पार्टी में किया। दिन रात मैंने कभी भी इसे, लोग एक सेकेंडरी जॉब रखते हैं अपने काम के साथ साथ पॉलिटिक्स को, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता राजनीति रही। 24 घंटे उसके लिए लगी रही। उम्मीद ये थी कि टिकट मिलेगा तो अपने लोगों के लिए एक मेरा जो विज़न है उस पर मैं काम कर पाऊंगी। लेकिन 4 साल लगातार दिन रात काम करने के बाद, पहले मैं जिला अध्यक्ष के पद पे थी, फिर मैं प्रदेश में ले ली। जो भी मेरी जिम्मेवारी लगाई उसे मैंने सहर्ष स्वीकार करके अच्छे से अच्छा करने का काम किया। लेकिन जब टिकट वितरण हुआ और मैं लगातार फॉलोअप ले रही थी, लास्ट सीईसी तक मेरा नाम जो है चला। सुधा यादव जी, मैं बहुत आदर करती हूँ उनका। उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को इसलिए पसंद करती हूँ कि थ्रू आउट मेरिट पर इसका नाम चला। लेकिन 2 दिन पहले मुझे पता लगा कि, पता तो मुझे 1 हफ्ता पहले ये लगा था कि यहाँ से धनखड़ जी चुनाव लड़ना चाहते थे अपनी सेफर साइड के लिए, कि यहाँ से अर्बन वोट है, एंटी इनकम्बेंसी चली रही है भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश में, सब लोग इस बात को जानते हैं। और धनखड़ जी ने अपने आप को सेफ करने के लिए पहले तो प्रोजेक्ट किया कि वो बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने खूब प्रयत्न भी किए, सारी उन्होंने फोनों की लिस्ट वगैरह मंगवा ली थी और वो इस पर काम कर रहे थे। लेकिन जब उनको ये पता लगा कि यहाँ से उनका विरोध हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने पार्टी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि जो जातिगत समीकरण है वो फिट नहीं बैठते। मैं उनसे
ये पूछना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि मेरी उसके बाद बात नहीं हुई। मेरे दिमाग में काफ़ी रोष पैदा हो गया था उसके बाद, क्योंकि जब 10 साल आप निरंतर प्रयास करते हैं और आप सफल नहीं होते तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि उसके अंदर ये तकलीफ हो जाती है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जब धनखड़ जी लड़े तो जाट लड़ सकता है, और जब कोई और लड़े तो जातिगत समीकरण में फिट नहीं बैठता। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मेरी प्रभारी जी से भी बात हुई कि आप लोग टिकट को लेके क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं। मैं पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि क्या क्राइटेरिया, टिकट के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर मुझसे कोई नई आने वाले बच्चे, दूसरी पीढ़ी, क्योंकि मुझे भी लगातार 15 साल हो गए, बहुत कम महिलाएं इतनी एक्टिव हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की, अगर मैं बात करूँ जितना काम मैं करती हूँ, और इसका गवाह है मेरा पूरा हल्का। मैंने ये पूछा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसके पीछे लोगों का उनको साथ हो, या वो पैसे वाला हो। कुछ तो आप लोग तय करते होंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। टिकट के बाद मैं उनसे मिली थी। मैंने कहा मैं आपकी पार्टी से अपने सारे दायित्वों से मुक्त होना चाहती हूँ। उनको कह आई। उसके बाद मेरे पास संगठन मंत्री जी का फ़ोन आया, सुधा यादव जी का फ़ोन आया, आप जैसी महिला की हमें ज़रूरत है, काम करने वाली मेहनती महिला जितनी आप हैं, बहुत कम महिलाएं होती हैं। और संगठन मंत्री जी ने मुझे कहा कि हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे लिए जोड़े, लेकिन जो तकलीफ़ और आज का जो वातावरण है, मेरा ये फैसला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से, इसके पदों से, सारे दायित्वों से अपने आप को मुक्त कर। आगे का सफ़र जैसा भी होगा, आप लोगों को मैं उसकी जानकारी लगातार देती रहूँगी। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए मैंने इतना समय लिया था। 10 वर्ष, मुझे कल भी संगठन के आदमी आए, उन्होंने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की। 10 वर्षों तक लगातार मेहनत करने के बाद जब आप किसी निराशा के उसमें होते हैं तो निकलने का समय लगता है आपको। 10 से 15 दिन मैं पार्टी के किसी भी कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं बनी, क्योंकि लगातार जिस बात का मैं विरोध करती रही, उन लोगों के लिए टिकट मांग के, जो लोग मेरा जिस वजह से सम्मान करते हैं, उनको मैं डिसहार्टन नहीं करना चाहती। तो इसलिए मैंने अपने आप को किनारे रखा। ना मैं किसी कैंपेन का हिस्सा रही, ना मैं जा सकती उन लोगों के लिए, क्योंकि जब 5 साल, इससे 5 साल पहले जब मैं कांग्रेस में थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का इसमें नरेश कौशिक विधायक थे और कांग्रेस की चेयरमैन थी। उस समय भी मेरी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ मुखर होती रही। बाद के 5 साल भी उन्हीं को राइट था कि वो यहाँ के कहाँ पैसे लगे, कहाँ बजट आए, कहाँ क्या सब चीज़ें हो। तो मैंने लगातार कहीं न कहीं निराशा ही पाई। आगे जैसा भी होगा मैं अपने लोगों के लिए काम करती रहूँगी। और मेरा इतना ही कहना है सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कि, और मैंने ये सवाल भी किया कि 33% की माननीय मोदी जी महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं। 500 महिलाओं के संगठन में, जिसमें महिला मोर्चा की लगभग 500 महिलाएं हैं, जो हर समय इनके लिए भीड़ जुटाने का काम करती हैं। और क्या उन लोगों को आपने अपना बंधुआ मजदूर बना रखा है? मेरी संगठन मंत्री से भी ये सवाल था, क्यों आपके लिए महिलाएं काम करें? जब एक महिला की टिकट नहीं आती महिला मोर्चा की, तो मैं घोर निंदा करती हूँ। और उस नारे को भी सुन के मेरी बड़ी पीड़ा होती है कि महिलाओं का कहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। जब एक टिकट भी नहीं आती तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति महिलाओं की क्या होगी। जब मैं पहली बार राजनीति में आई थी तो ये चीज़ें मुझे शुरू से ही पीड़ा देती हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं सेकेंडरी रखा जाता है। और
जब महिलाओं की महिला होने के नाते, जब महिला ये कहती कि महिला होने के नाते उसको माइलेज मिले, मैं उसकी भी पैरोकार नहीं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि महिला होने के नाते उसको माइलेज मिले, मैं इस बात की समर्थक बिल्कुल नहीं रही। अगर मेरिट में वो डिजर्व करती है तो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि महिला अपने आप को कमजोर तो वही कर लेती है जो वो ये कहती है कि महिला होने के नाते उसको। बिल्कुल मैं इस बात की कभी समर्थक नहीं रही, ना आगे रहूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि पैरेलल ये चीजें चले, ऐसा समाज हो जिसमें महिला और पुरुष दोनों बराबरी का दर्जा पाएं। अगर मेरिट पे वो डिजर्व करती है तो उसे मिले। और मेरा मानना ये है, ना केवल मेरे हलके में, पूरे जिले में, बल्कि पूरे प्रदेश में कोई मुझे ये बता दे कि मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाली, मेरे से ज्यादा बात रखने वाली, स्पष्ट बात करने वाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली, एक ऐसे समाज की मैं कल्पना करती हूँ जहाँ सबको समान दृष्टि से देखा जाए। युवा के लिए भी स्पेस हो, किसान और जवान को तो मैं माँ भारती की दो भुजाएं मानती हूँ हमेशा। और लेकिन उसके अलावा मजदूर का, युवा का, महिला का, सबका इस समाज में बराबर की हिस्सेदारी है और वो बराबर की हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। लेकिन जब उसको कहीं ना कहीं साइड रखा जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस वहां पे महिला को दबाने की कोशिश की जाती है। मैंने अपने सामने ये पीड़ा हमेशा पाई, कदम कदम पर पाई, और मैं जिस भी अवस्था में और जिस भी पोजीशन पर रहूंगी इसके लिए हमेशा आवाज उठाती रहूंगी। जातिगत आधार पर टिकट वितरण हुआ, इस बात की भी पीड़ा है। जाति का संदेश नहीं जाना चाहिए। क्राइटेरिया 1,06,000 जहाँ पे जाट हैं और 15,000 ब्राह्मण हैं, वहाँ पे क्या क्राइटेरिया पार्टी ने सेट किया, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही। वहाँ भी उसके समीकरण नहीं बैठते, लेकिन उसके बाद भी पार्टियों की कई बार मजबूरी हो जाती है। 4 अगर जाट लड़ रहे हैं तो पार्टी को ये लगता है कि नॉन जाट वहाँ से सीट निकाल लेगा। जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज के। लेकिन कई बार पार्टियों की मजबूरी हो जाती है ये, और उनको अपने समीकरण, विनेबिलिटी, सारी चीजें देखने के लिए वो इस चीज को रखते। सारी पार्टी में होता है ये मैं आपके कैमरा के आगे ना कहूँ, ये कड़वी सच्चाई है और ये कभी नहीं बदलेगी। कोई भी या भगवान भी आके ये प्रयास करे कि ये जाति पाति रुक जाए तो वो, मुझे नहीं लगता वो बदलेगा समाज। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सुना था विनेबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ होता है टिकट के लिए। बीजेपी में भी मैंने यही सुना, लेकिन पाया नहीं। कांग्रेस में भी यही सुनती थी कि विनेबिलिटी अल्टीमेट गोल पार्टी का विनेबिलिटी होती है। लेकिन जिस कैंडिडेट को टिकट दी गई है, ना विनेबिलिटी है, ना अपनी जाति में प्रभाव है, ना कहीं क्वालिफिकेशन है। मैं उस व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हो? कोई विजन है? मुझे तो नहीं लगता कि उसके अंदर इतना वो सक्षम है कि कोई उसका विजन। अब बहुत लोग इस चीज से परहेज कर लेते हैं कि उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको इस बात के लिए साफ साफ नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति विशेष के लिए। मैं व्यक्ति विशेष से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जाति से भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप ये तो सोचो कि आप उसको एक हलके का 2.5 लाख लोगों का नेतृत्व दे रहे हो। उस व्यक्ति में है इतनी क्षमता कि वो उस नेतृत्व के काबिलियत तो हो? मुझे तो नहीं लगता। और किसी को कोई ये बात बुरी लगे, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि वो सक्षम है कि वो एक हलके का नेतृत्व कर सके। ओम प्रकाश धनखड़ से भी नाराजगी है पर्सनल तौर पे कि एक व्यक्ति जो 4 विधानसभाओं पे खेल करता है और उसके बावजूद भी रिजल्ट में जीतता नहीं दिखाई देता। हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मुझे कहीं से आवाज नहीं आ रही कि वो जीतेंगे। वो सीट को पूरी तरह से हार रहे हैं आज के दिन तक। अगर इन 4 विधानसभाओं में एक व्यक्ति को, और नेताओं से भी नाराजगी है कि आप एक व्यक्ति को कैसे इतने अधिकार देते हो कि वो 4 विधानसभाओं में अपने समर्थन में गोटियां बिठा सके। क्यों? फिर कार्यकर्ताओं को क्यों आप दिलासा देते हो कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है, कार्यकर्ता एक दिन शीर्ष पर पहुंच जाते हैं? कार्यकर्ताओं को तो रोकना
रोकने का खेल है ये सारा। यहाँ से अगर मुझे टिकट मिलती तो मुझे पता था, मैंने सारे समीकरण लिख के दे रखे थे कि मैं यहाँ से सीट निकालती हूँ, मैं सारी जातियों में मेरा प्रभाव है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ से सीट निकाल दूंगी। मुझे लगता है कहीं उनको भय था कि एक नया इस्टेब्लिश होने वाला व्यक्ति एक यहाँ से सीट निकाल लेगा और अगर आप अपनी सीट से हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप डाउन हो जाएंगे और दूसरा अप हो जाए। किसी को शायद ये बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो मानते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश नेता। मैं तो उन्हें नेता भी नहीं मानती, क्योंकि नेता वो होता है जिस लोगों के बीच में जो लोग जिसको नेता माने। अपने आप को नेता तो सब मान सकते हैं, दम हो तो लोगों के अंदर वो आवाज दो ना कि लोग आपको नेता माने। मैं तो नहीं मानती और मैं आपके माध्यम से मैं तो ये चाहती हूँ धनखड़ जी भी मेरी इस बात को सुने कि वो नेता नहीं है, वो नकारे हुए हैं। ठीक है, वो बहुत समय से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो नेता जब होते जब उनको ये पर्दे के पीछे ये जो उन्होंने खेल किया है ये करने की नौबत ही ना आती अगर वो नेता होते तो। और सीएसी के और सारे शीर्ष नेतृत्व से मेरी ये नाराजगी है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को अगर आपने इतनी छूट दे दी तो क्यों कार्यकर्ताओं की भीड़ आपकी पार्टी में आएगी? किस उम्मीद से? कोई भी पार्टी में कोई आप किसी को पेड वर्कर तो है नहीं आपके। अपने सम्मान के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए भाव लेकर लोग आते हैं, लेकिन लोगों में अगर ये मैसेज जाएगा आपका कि ऐसे नेताओं के पे ये सारी चीजें आधारित रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इन पार्टियों का कोई नाम लेने वाला भी बचेगा। ये इस्तीफा है मेरा, मैंने सुबह व्हाट्सएप कर दिया था और आज देश में और प्रदेश में बदलाव की आवाज है। हरियाणा बदलाव चाह रहा है, बदलाव के लिए तैयार है हरियाणा, और मैं अब वो करूंगी जो मेरे प्रदेश के लिए, मेरे हलके के लिए हित में होगा। कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, आज आपने बीजेपी से रिजाइन किया, अगला कदम आपका क्या होगा? कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? मेरी बात हुई है, आपको मैं बता दूंगी कि जब ज्वाइन करूंगी तो आपको जरूर। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं को आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। पिछले कई वर्षों से भाजपा में हम माननीय नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए जो उनके सोच है उसके तहत हम भाजपा में आए थे और भारतीय जनता पार्टी में ये सोच कर आए थे, क्योंकि कांग्रेस में हमने बहुत समय दिया था और उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी में आए क्योंकि हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो अब यही लगा था कि भाई हिंदुत्व की पार्टी है और ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा होगा। जिस दिन से हमने ज्वाइन किया था पूरे 4.5 साल कोई दिन नहीं ऐसा नहीं गया जब हम सबने पार्टी के लिए काम ना किया हो। चाहे बड़ी रैलियां हों, बड़े फंक्शन हों, चाहे वार्ड के फंक्शन हों, चाहे बाहर की कोई ड्यूटी लगी हो, चाहे किसी हमारे फंड्स की हमें कोई ड्यूटी लगी हो, हम अपनी ड्यूटी पे पूर्णतः खड़े रहे और हमने निष्ठा से उसको निभाया। लेकिन अभी पीछे हमारे वार्ड में एक प्रोग्राम हुआ था, वो नवरात्रों में था, दूसरा नवरात्रा था। प्रोग्राम हुआ तो हमने हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको और विप्लव देव जी को जो हमारे प्रभारी थे हरियाणा के, उनको कार्यक्रम में बुलाया था। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा राजनीति की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम में जो हमारा 10 और 10:30 बजे का कार्यक्रम था उसमें आदरणीय अध्यक्ष जी विप्लव देव जी को लेकर 3:30 बजे महिलाओं के बीच में पहुंचे, जबकि वो महिला व्रत में थी, उनका व्रत था। उन्होंने बेचारियों ने यहीं बैठ के 3:30 बजे अपना व्रत खोला। हमारे साथ धनखड़ जी ने बहुत उस दिन गलत किया था, तभी मैं समझ गया था कि भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसे नेता के हाथ में है जो नहीं चाहता कि उसकी बिरादरी का ये कोई उससे ऊपर आके कोई ऊपर उठ के कोई इस जिले में काम करे। मैं उसी दिन समझ गया था कि उस आदमी ने जो 10:30 बजे का कार्यक्रम था 3:30 बजे यहाँ बिना किसी वजह के यह हमारे नेता को लेके आए और फिर मंच उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा, यहाँ चाय पानी का प्रोग्राम मिलेगा। विप्लव देव जी जो स्टेज पे चढ़े और उनका सम्मान हुआ तो वो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि भाई नीना राठी एक ऐसी महिला है जो हरियाणा में पढ़ी लिखी है, हमारी पार्टी में दूसरी कोई महिला नहीं, और सबसे ताकतवर महिला है, सबसे ज़्यादा काम करने वाली भी है, और पंजाबी भी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है, हिंदी भी बोलती है, आपकी मातृभाषा भी बोलती है। उन्होंने बहुत तारीफ की थी। लेकिन उसके बाद जब धनखड़ साहब खड़े हुए बोलने के लिए तो उन्होंने भी कहा कि भी आज 10 में से 10 नंबर। मैं ये दिल से कह सकता हूं कि उन्होंने विप्लव देव जी के बोलने के बाद कहा ये उनके अपने शब्द नहीं थे। दूसरी बात, अब टिकट प्रकरण हुआ, इसमें भी उन्होंने बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ने की कोशिश की और चुनाव में वो आए भी, उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन यहाँ के पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि मैं तेरी दरी 10:30 बजे उठवा दूंगा अगर तूने यहाँ बहादुरगढ़ में चुनाव लड़ने के लिए आने की सोची भी। तो उस वक्त जब वो उन्होंने ये बात कही तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे कि यहाँ जाट वोट सबसे ज़्यादा है और यहाँ शहर भी लगता है और शहर आपको फायदा देगा कि भाई इस शहर से मैं चुनाव लड़ूंगा तो यहाँ शहर भी है, बादली में शहर नहीं है, मैं बहादुरगढ़ से लड़ना चाहता हूँ। उसने 18 चाय के प्रोग्राम दिए जिसमें हमारे घर भी मैसेज आया था कि भी मैं चाय पीने 4 बजे आऊँगा। मैंने जिसने मुझे फ़ोन किया मैंने उससे पूछा भी वो बहादुरगढ़ किस मकसद से चाय पीने आ रहे हैं, 18 बजे आप चाय बता रहे हो कि जी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते। मैंने कहा हमारे यहाँ उनकी कोई चाय नहीं, मैंने खुद मना किया। दूसरी बात, जब उन्होंने चुनाव लड़ा और नरेश कौशिक ने उनको कहा 10:30 बजे तेरी दरी उठवा दूंगा, तब उन्होंने अपना कदम पीछे खींचा और उन्होंने ये कहा जातीय समीकरण बिठाते हुए कि ये सीट ब्राह्मण कर दी। जब मेरे को ये पता लगा कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे तो मैं उनकी कोठी पे गया, मैंने बात की। उन्होंने मेरे को कहा कि भाई मैंने सीट ब्राह्मण कर दी। मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी कि मैंने कहा जी आपने ब्राह्मण कैसे कर दी सीट, सारी पार्टी का फैसला है। उन्होंने कहा पार्टी का फैसला, फिर आप कैसे लड़ देते यहाँ से चुनाव? जब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो तो वो तो पार्टी की सीट है, जाट सीट, और जब आप नहीं लड़ना चाह रहे हो और दूसरों को दिलाना चाह रहे हो तो उन्होंने इतना गंदा गेम किया कि सबको दरकिनार करके जो 24 घंटे उसकी गाड़ी में बैठे रहते थे उनको भी, चाहे वो नवीन बंटी है, चाहे वो सतपाल राठी है, चाहे वो रविंदर बराई है, जिनको 5 साल तो उन्होंने काम पे लगाए रखा, ड्यूटियां उन्होंने बांट के रखी। मुझे लगता है कि वो अपना चुनाव यहाँ से लड़ने के लिए उन्होंने वोटियाँ फिर कर रखी थी कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा। कल मुझे फिर उन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एक समीकरण बनाया कि ऐसे आदमी को टिकट दी जाए ब्राह्मणों में भी जो नरेश के एंटी हो, क्योंकि उसकी नरेश की ना तो MP साहब से बनती थी और ना धनखड़ साहब से बनती थी कि उन्होंने फ़ोन कर दिया था। जब उनकी नहीं बनी तो उन्होंने उनका घर पाड़ने के लिए उसके सगे भाई को आगे खड़ा कर दिया, उससे पैसे ले लिए और पैसे लेके उसको आगे खड़ा करके उसको चुनाव लड़ाया। अब वो चुनाव लड़ रहा है। मैं धनखड़ साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि धनखड़ साहब आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो कितनी वोटों से जीतेगा? क्या वो बता सकते हैं कितने दिन से पार्टी में था? क्या वो बता सकते हैं उसके पास पार्टी की सदस्यता थी या नहीं थी? फिर क्यों रायशुमारी की गई? हम सबको रोहतक बुलाया गया, रायशुमारी में भी हमारा नंबर 1 पे था, ये बात मुझे अंदर से पता लगी है। लेकिन रायशुमारी भी और पार्टी के जो सर्वे होते हैं, कहते हैं यहाँ 15 सर्वे हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, सबको दरकिनार करके पैसे को प्राथमिकता देकर उन्होंने इस काम को करने का कोशिश की। और आज बहादुरगढ़ में नरेश जी भी स्टेज पे उन्होंने भी कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम में उन्होंने भी कहा कि इस आदमी ने हमारा घर फाड़ने की कोशिश की। मेरे पास कल बड़ोली जी का फोन आया था, उन्होंने भी कहा भाई आपका मन खराब है। मैंने कहा देख जी आपका सम्मान है, लेकिन अब मैं इस पार्टी में नहीं हूँ। मैंने साफ तौर पे कह दिया था, आज हमने अपना रिजाइन दे दिया है और कल सुबह 9 बजे हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रोहतक उनकी कोठी पर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और अपने
अपने जितने भी मेरे साथी हैं और बहादुरगढ़ के जितने भी वर्कर हैं और जो हमारे साथ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी वो सारे लोग आज से राजिंदर जून की मदद करें और अपने आप को राजिंदर जून का